गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी 2013 के पेपर का। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 2016 के टीजीटी और पीजीटी के पेपर्स का डिस्कशन कर लिया था जो 2019 में हुआ था, और एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसका भी डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? बोधा, मार्क्स और ऑस्टिन, बोधा, मार्क्स और हीगल, लासवेल और हस्टन, बोधा, ग्रोसियस और ऑस्टिन। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा। प्रभुसत्ता या फिर इसे संप्रभुता भी कहते हैं, राज्य का अनिवार्य लक्षण है। प्रभुसत्ता की परंपरागत सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में हुगो, ग्रोसियस, बोधा, हाब्स, रूसो एवं ऑस्टिन प्रमुख हैं। ग्रोसियस ने अंतर्राष्ट्रीय प्रभुसत्ता की अवधारणा को प्रतिपादित किया, जबकि ऑस्टिन ने कानूनी प्रभुसत्ता का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थन किया। एकलवादी सिद्धांत का मतलब होता है कि कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य है, राज्य की सत्ता सर्वोच्च है और असीम है, यानी कि जो पूरी शक्ति है वो एक ही जगह पे केंद्रित है। बहुलवादी सिद्धांत की बात करें तो बहुलवादी सिद्धांत जो होता है वो शक्तियों के विकेंद्रीकरण पे बल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाब्स के सामाजिक समझौतों में लोगों ने लेवियाथन को केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा, केवल धार्मिक अधिकार सौंपा, लगभग सभी अधिकार सौंपा, केवल राजनीतिक अधिकार सौंपा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, लगभग सभी अधिकार सौंपा। हाब्स के समझौते के अनुसार प्रत्येक मनुष्य दूसरे को यह वचन देता है कि मैं स्वयं अपना शासक होने के अधिकार को छोड़कर उस मनुष्य या इस सभा को जिसे प्रभु सत्ताधारी के रूप में मनोनीत किया गया है, जिसको चुना गया है प्रभु सत्ताधारी के रूप में, उसको मैं सारी शक्तियाँ देता हूँ, अपने सारे अधिकार देता हूँ, मेरे ऊपर शासन करने का अधिकार सौंपता हूँ। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि तुम भी अपना अपना अधिकार छोड़ दो और उसके कृत्यों को वैसे ही मान्यता प्रदान करो। इस तरह व्यक्ति अपने अधिकार को कुछ शर्त पर छोड़ देता है। हाब्स ने राज्य के विशाल आकार और अदम्य शक्ति का संकेत देने के लिए उसकी तुलना एक काल्पनिक दैत्यकार जल जंतु लेवियाथन से की है। तो लेवियाथन क्या है? एक काल्पनिक दैत्यकार जल जंतु है, उससे कंपेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से किससे लाक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? 1655 की हिंसक क्रांति से, 1642 का गृह युद्ध, 1650 की स्वर्णिम क्रांति या फिर 1688 की स्वर्णिम क्रांति? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी वाला सही होगा, 1688 की स्वर्णिम क्रांति। ठीक है, तो लाक के चिंतन को प्रभावित करने वाले तत्व तो निम्नवत हैं। एक तो 1688 की गौरवमयी क्रांति थी, दूसरा 1689 में संसद में पारित अधिकार पत्र, तीसरा है हाब्स के व्यक्तिवादी विचारों ने भी लाक को प्रभावित किया, और अगर नेक्स्ट की बात करें तो हुकर के दर्शन से लाक अत्यधिक प्रभावित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? ऑप्शन है स्विस कैंटनों का, पेरिस नगर का, यूनानी नगरों का या फिर फ्रांसीसी नगरों का? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, यूनानी नगरों का। प्राचीन यूनानी यह मानते थे कि राज्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आता है और सद्जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है, यानी कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आता है और जीवन को सद्जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। चूँकि प्राचीन युग में, प्राचीन यूनान में राज्य ही सब कुछ था, राज्य के अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं थी। राज्य एक सजीव प्राणी के तुल्य है, भिन्न भिन्न मनुष्य इस प्राणी के भिन्न भिन्न अंगों के तुल्य हैं। तात्पर्य यह है कि उस समय राज्य और चर्च भिन्न भिन्न संस्थाएं नहीं थीं, इसलिए ऐसा कहा गया है कि राज्य भी नगर था और नगर और चर्च भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की
द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? मार्क्स और मील ने, मार्क्स और कांट ने, हीगल और मार्क्स ने, या फिर हीगल और लास्की ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी होगा, हीगल और मार्क्स ने। हीगल एवं मार्क्स ने अपने दर्शन में वाद, प्रतिवाद एवं संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। द्वंद्वात्मक पद्धति का अभिप्राय परस्पर विरोधी विचारों एवं तर्कों के टकराव से सत्ता की प्राप्ति करना है। दोनों ने इसके लिए 3 चरण बताया, वाद, प्रतिवाद एवं संवाद बताए, और इस तरह सामाजिक परिवर्तन एवं विकास की प्रक्रिया 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? निम्न में कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? ऑप्शन है भूमि, प्रजातंत्र, जनसंख्या या फिर संप्रभुता। ठीक है, तो अगर हम राज्य के अनिवार्य अंग की बात करें तो भूमि होता है, जनसंख्या भी होती है, संप्रभुता भी होती है, लेकिन प्रजातंत्र का होना कोई अनिवार्य अंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है। इस वाक्य से रूसो का आशय है कि, इससे रूसो का क्या आशय है आपको बताना है। इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को सामान्य इच्छा से वैध बनाया जाए, इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए, इन श्रृंखलाओं से कैदियों को मुक्त किया जाए, सभी कारागार तोड़ दिए जाएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को सामान्य इच्छा से वैध बनाया जाए। देखिए रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और सब जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ठीक है, इससे यही आभास होता है कि मनुष्य को प्राकृतिक दशा में जो स्वतंत्रता प्राप्त थी, सभ्य समाज में वह उससे वंचित हो जाता है। ठीक है, रूसो आगे कहता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और मनुष्य भी अपने चरित्र एवं आदतों को परिवर्तित कर सामान्य इच्छा के माध्यम से कुछ श्रृंखलाओं को वैध बना सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? ऑप्शन है दार्शनिक अराजकतावादी, सामूहिकतावादी, नैतिक अंतर्हितवाद और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो गांधी जी के विचार हैं, गांधी जी राज्य की सत्ता के विरोधी थे, क्योंकि उनका कहना था कि राज्य संगठित हिंसा पर आधारित है और वह अहिंसावादी सिद्धांत के विपरीत है। अराजकतावादी भी राज्य की सत्ता के विरोधी हैं। अराजकतावादी एवं गांधी दोनों राज्य की सत्ता को अनावश्यक एवं अवांछित मानते हैं। इसी आधार पर गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद केवल उत्तर औद्योगिक समाज में आएगा, केवल पश्चिमी देशों में आएगा, धीमे धीमे आएगा, खूनी क्रांति से आएगा। तो फेबियन समाजवाद का, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, धीमे धीमे आएगा। ठीक है, तो फेबियन समाजवादियों की मान्यता है कि उस क्षण की, उपयुक्त क्षण की के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु वह क्षण उपस्थित होने पर एकदम पूरे वेग के साथ प्रहार करना चाहिए, अन्यथा सारी प्रतीक्षा क्या होगी? व्यर्थ हो जाएगी। अतः फेबियन समाजवादी का गुरुमंत्र यह था कि समाजवाद की स्थापना धीरे धीरे की जाए। इंग्लैंड के लोगों में यह विश्वास पैदा करने का श्रेय फेबियन सोसाइटी को है कि समाजवाद शांतिपूर्ण सामाजिक पुनर्निर्माण का सही रास्ता है। यह हिंसा, विप्लव और व्यापक विनाश का रास्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था कि, इनका क्या विश्वास था? ऑप्शन है राज्य की आज्ञा को सदैव मानना चाहिए, राज्य के आदेश में संप्रभुता व नैतिकता का समावेश है, अंतरात्मा के आदेश राज्य के आदेश से ऊपर हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था कि अंतरात्मा के आदेश राज्य के आदेश से ऊपर हैं, और ये जो डेविड थोरो थे वो आत्मा की आवाज़ को सर्वोच्च मानते थे, राज्य से ऊपर मानते थे, और थोरो ने राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया। महात्मा गांधी डेविड हेनरी थोरो से बहुत प्रभावित थे, इन्होंने जिक्र भी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। व्यक्तिवादी क्या है? अनिवार्य बुराई मानते हैं। यह वक्तव्य
प्रमुखता सत्य है, प्रमुखता असत्य है, अर्थहीन है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये पहला ऑप्शन सही है, प्रमुखता सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि जो व्यक्तिवादी हैं इसको अनिवार्य इसलिए मानते हैं कि राज्य व्यक्ति के अधिकारों जैसे कि जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति की रक्षा करता है। राज्य ही तो रक्षा करता है इसकी, इसलिए अनिवार्य है। और बुराई इसलिए है कि वह व्यक्ति के विकास में बाधक है, उसकी स्वतंत्रता में बाधा पैदा करता है। जबकि अराजकतावादी राज्य के विरोधी हैं और यह राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। ठीक है, तो अराजकतावादी तो बिल्कुल राज्य को चाहते ही नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका प्रतिक्रियात्मक होगी, शून्य होगी, महत्वपूर्ण होगी या महत्वहीन होगी? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, महत्वपूर्ण होगी। माओ ने चीन की क्रांति में यह माना कि कृषकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मार्क्स के अनुसार आधुनिक युग में साम्यवादी क्रांति के दौरान सर्वहारा वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, जबकि माओ का मानना था कि मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मार्क्स ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, आदर्शवादी मूल्य का सिद्धांत, समाजवादी मूल्य का सिद्धांत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अपनी पुस्तक दास कैपिटल में प्रस्तुत किया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल मार्क्स की रचना है। इसी सिद्धांत के माध्यम से मार्क्स ने यह स्पष्ट किया कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं, जिसके कारण उनकी दशा दयनीय होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद क्या है? आपको बताना है। पूंजीवाद की निम्नतम अवस्था है, पूंजीवाद का संकुचन है, पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, पूंजीवाद का समाजवाद से विलय है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। ठीक है, तो साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है। ठीक है, लेनिन का है यह कथन, लेनिन का मानना है कि साम्राज्यवाद का सार एक देश के पूंजीपतियों द्वारा दूसरे देश का आर्थिक शोषण है। यह आर्थिक शोषण 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से? कच्चे माल या खनिज का आयात करके, कच्चे माल या खनिज का वो आयात करते हैं जो पूंजीवादी देश है। आयातित कच्चे माल को तैयार करने के बाद उसी देश में निर्यात करते हैं। एक तो कम दाम पे खरीदते हैं, इस तरह से शोषण करते हैं, और जब उसका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको उसी देश में निर्यात कर देते हैं। और तीसरा है उस देश में पूंजी लगा करके वहाँ पर गरीबों का शोषण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मार्क्सवाद ने पैट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जार्नीमेन का उल्लेख किस संदर्भ में किया था? ऑप्शन है वर्ग संघर्ष के संदर्भ में, वर्ग सहयोग एवं विवाह के संदर्भ में, नस्लीय संघर्ष के संदर्भ में या फिर नस्लीय सहयोग के संदर्भ में। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वर्ग संघर्ष के संदर्भ में। मार्क्स ने ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया में वर्ग संघर्ष की भूमिका पर न विशेष बल दिया। मीन्स कि मार्क्स ने ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया में वर्ग संघर्ष की भूमिका पर विशेष बल नहीं दिया है। मार्क्स और एंजल्स का विश्वास था कि धनवाद और निर्धन वर्गों के बीच का यह संघर्ष समाज के इतिहास में तभी से मौलिक महत्व की वस्तु रहा है जब से आदिम जनजातीय समुदाय लुप्त हुआ है। लेकिन पैट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जार्नीमेन का वर्णन वर्ग संघर्ष के संबंध में ही किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था। एकाकी किंतु शांतिपूर्ण था, सामाजिक और सहयोगात्मक किंतु दरिद्र था। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्राकृतिक अवस्था में जो मानवीय जीवन था वो कैसा था? हॉब्स के अनुसार एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य के स्वायत्त होने पर किस वर्ग का विश्वास था? आदर्शवादियों का, साम्राज्यवादियों का, संविदावादियों का या फिर धर्मतांत्रिकों का? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आदर्शवादियों का। राज्य के नैतिक स्वरूप के विचार को आदर्शवादी विचार संप्रदाय के अंतर्गत एक नई दिशा में विकसित किया गया। यह विचार संप्रदाय
प्रत्यक्ष रूप से तो राज्य के आंगिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता, परंतु यह उसकी मान्यताओं के साथ निकट से जुड़ा है। जैव वैज्ञानिक या आंगिक सिद्धांत के समर्थकों ने राजनीतिक संस्थाओं के विकास की तुलना प्राणियों के विकास से की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, यानी कि जो बहुलवाद है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के विरोधी हैं, समर्थक हैं, न तो विरोधी हैं न तो समर्थक हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है, सही है। जो बहुलवादी हैं ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के विरोधी हैं। बहुलवादी इस दावे को स्वीकार नहीं करते हैं कि राज्य की रचना के लिए प्रभुसत्ता अनिवार्य है। अतः बहुलवादियों का तर्क था कि राज्य चाहे कितनी ही गरिमामय और शक्तिशाली संस्था क्यों न हो, वस्तुतः वह समाज की अनेक संस्थाओं में से एक है। और अगर बहुलवाद के प्रमुख समर्थकों की बात करें, आप इसको नोट कर लीजिए, तो लास्की हैं, बार्कर है, एडी लिंडसे हैं, क्रैब हैं, लियो डुग्वी, ये सब प्रमुख हैं, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मैक्स वेबर, दुर्खिम और पैरेटो को राजनीति शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? दार्शनिक उपागम, आर्थिक, आध्यात्मिक या फिर समाज शास्त्रीय? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समाज शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यहीन वर्गहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था? प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स या फिर जॉन लॉक? तो ये तो सबको पता है कि ये कौन है, मार्क्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है आदर्शवादी, मार्क्सवादी, यथार्थवादी या फिर विकासवादी? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आदर्शवादी। टी.एच. ग्रीन जैसे आदर्शवादी मानते हैं कि कोई भी कानून मनुष्य को नैतिक नहीं बना सकता, क्योंकि नैतिकता ऐसी प्रेरणा पर आश्रित होती है जिसकी स्वतंत्र रूप से इच्छा की गई हो। अतः ग्रीन ने कहा है कि राज्य का आधार इच्छा है, बल प्रयोग नहीं। ठीक है, वे आगे कहते हैं कि समुदाय की सुदृढ़ता का कोई बाह्य व्यवस्था नहीं है, बल्कि वह सामान्य हित की चेतना के कारण एकता के सूत्र में बंधा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है? ऑप्शन है स्वसंबंधित एवं परसंबंधित, दूसरा है प्रभावात्मक एवं निष्प्रभावात्मक, तीसरा है धार्मिक एवं नास्तिक, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वसंबंधित एवं परसंबंधित। ठीक है, तो जे.एस. मिल ने व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से दो कार्य हैं? एक है आत्मपरक कार्य और दूसरा है अन्य परक कार्य या पर संबंधित कार्य। ठीक है, तो आत्मपरक कार्य क्या है? इसका सरोकार स्वयं कार्य करने वाले से होता है, दूसरों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अन्य परक कार्य कहें या पर संबंधित कार्य करें तो जिनका समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मिल का कहना है कि व्यक्ति के आत्मपरक कार्यों में राज्य की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जबकि अन्य परक कार्यों में केवल उन्हीं कार्यों पर रोक लगाई जानी चाहिए जो दूसरों को हानि पहुंचाते हों। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है लॉर्ड ब्राइस, ए.वी. डाइसी, जैलीनेक या फिर जी.बी. शाह। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जैलीनेक ने आधुनिक राज्य के लिए संविधान की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का साधन है। तो जैलीनेक का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? ऑप्शन है मार्क्स का वर्ग सिद्धांत, मार्क्स का क्रांतिकारी हिंसा का सिद्धांत, डार्विन की अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत, ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, डार्विन की अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन के अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत या जीवन संघर्ष में योग्यतम की व्यक्ति के
उस सूत्र को आधार बनाकर स्पेंसर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राज्य को व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप की नीति को अपनाना चाहिए और राज्य की दीन दुखियों की सहायता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना उसके विकास में बाधक होगा। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप भिखारी को भीख देंगे तो क्या होगा, भिखारी काम क्यों करेगा, वो भीख ही मांगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, डाइसी ने निम्न में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है? किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है? विधि का शासन, ब्रिटिश सम्राट का शासन, धार्मिक विधि या फिर विधि का अमूर्तन। ठीक है, चलिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विधि का शासन। तो इसका डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी कर लिया है, ये ब्रिटेन के कानून मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, पोप तंत्र का दमन किया जा सके, गृह युद्धों का अंत हो सके या फिर शासकीय चर्च की स्थापना हो सके। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। राज्य को हमने सारी शक्ति दे दी है, अपनी स्वतंत्रता दे दी है और वो हमारी अधिकारों की रक्षा करे। क्वेश्चन नंबर 27 है, बेंथम के अनुसार व्यक्ति का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का नैतिक विकास, अधिकतम व्यक्तियों का आर्थिक विकास, अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम आय। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आप लोगों को याद होगा। बेंथम की एक रचना है, एक कीर्ति है, नैतिकता एवं विधि निर्माण के सिद्धांत की रूपरेखा, जो 1789 में आई थी, 1789 में। इसके अंतर्गत यह विचार दिया गया कि व्यक्ति की संतुष्टि की उपयोगिता का मानदंड है, व्यक्ति की संतुष्टि की उपयोगिता का मानदंड है। अतः जब संपूर्ण समाज के लिए किसी नीति का निर्माण करना हो या किसी निर्णय पर पहुंचना हो, तो उसका सर्वोपरि सिद्धांत क्या होना चाहिए? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? लॉर्ड ब्राइस हैं, हरमन फाइनर हैं, ऑस्टिन है या हेरोल्ड लास्की है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, यह किसका कथन है? किसका कथन है दोस्तों? तो ऑप्शन है जेनरी बेंथम, रूसो का, जॉन ऑस्टिन का, जॉन स्टुअर्ट मिल का। तो ये ऑप्शन है जॉन स्टुअर्ट मिल का स्टेटमेंट है ये, और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी ऑन लिबर्टी, और ऑन लिबर्टी के अंतर्गत इन्होंने इस बात का जिक्र किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या में, राजनीतिक दलों की व्याख्या में, दबाव समूहों की व्याख्या में या फिर राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राजनैतिक व्यवस्था की व्याख्या में इन शब्दों का प्रयोग होता है। राजनीति प्रणाली की संकल्पना राजनीति को एक प्रक्रिया के रूप में समझने का एक प्रयास है। राजनीतिक प्रणाली या व्यवस्था को अपने पर्यावरण से जो तत्व प्राप्त होते हैं उन्हें आगत कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? आगत कहा जाता है। और यह प्रणाली जिन वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं? निर्गत कहते हैं। आगत या निवेश हो गया, निर्गत या निर्गम हो गया। और यही निर्गत पर्यावरण में जाकर जब विभिन्न तत्वों से क्रिया करते हैं तो नवीन आगत अस्तित्व में आते हैं और यह पुनः निर्देशन के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था में वापस चले जाते हैं, यानी कि ये पुनर्निवेश हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, द रिफ्लेक्शंस ऑन वायलेंस में जॉर्ज सॉरेल ने दिखाया है कि लोग उन राजनैतिक मिथकों से प्रभावित होते हैं जो सदैव सत्य होते हैं, परंपरा पर आधारित होते हैं, तर्क पर आधारित होते हैं या भले ही असत्य हों किंतु आकर्षक होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा, भले ही असत्य हों किंतु आकर्षक होते हैं। सॉरेल ने तर्क दिया है कि मनुष्य मिथक के बल पर ही अपने भविष्य का नियंत्रण कर सकता है, वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर नहीं। मिथक के बल पर कर सकता है, वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर नहीं। एक राजनीतिक उपकरण के रूप में मिथक की संकल्पना सॉरेल की बेजोड़ देन है। सॉरेल के अनुसार
मिथक न तो कोई तर्कसंगत योजना है, न ही वैज्ञानिक भविष्यवाणी है, न ही कोई स्वप्न लोक है, बल्कि यह एक ऐसी अदम्य प्रेरणा है जो जनपूंज में शक्ति का संचार करके उन्हें कार्यवाही के लिए उत्तेजित करती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, म्यूचुअल एड पुस्तक में क्रोपाटकिन ने किस विचार का विरोध किया है? तो ऑप्शन दिया है इसमें डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का, लास्की के बहुलवाद का, हीगल के आदर्शवाद का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रोपाटकिन ने अपनी प्रसिद्ध कृति म्यूचुअल एंड में जो 1897 में आया था, डार्विन के विकास सिद्धांत की आलोचना की है। और डार्विन के विकास की सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहता है कि समाज और व्यक्ति के विकास का नियम अस्तित्व का संघर्ष या योग्यतम की विजय नहीं है, बल्कि परस्पर सहायता का सिद्धांत है। परस्पर सहायता का सिद्धांत जीवन के संघर्ष में सामाजिकता का गुण सभी परिस्थितियों में अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। तो सामाजिकता के कारण ही लोग आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। संघर्ष में क्या होगा? केवल तनाव होगा, टेंशन होगा, हमेशा संघर्ष चलता रहेगा, तो उससे किसी का भला नहीं होने वाला है। जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक है, क्या शीर्षक है? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, हाउ टू इस्टेब्लिश अ जस्ट सोसाइटी, माई व्यू ऑन जस्टिस, द जस्ट एंड अनजस्ट। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। और रॉल्स की कुछ और रचनाएं हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। द थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में आया था, पॉलिटिकल लिबरेशन 1993 में आया था, जस्टिस एज फेयरनेस 1958 में आया था, द लॉ ऑफ पीपल्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में से किस पर अधिक जोर दिया गया है? सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में तो ऑप्शन है असंगठित श्रमिकों और शांतिपूर्ण आंदोलन पर, सहकारिता और भूमिहीन श्रमिकों पर, कृषकों श्रमिकों की एकता पर, श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर। ठीक है, तो जो फ्रांस में समाजवादी आंदोलन श्रमाधिपत्य या श्रम संघवाद के रूप में विकसित हुआ, इसके अनुसार श्रम संगठन और उसके संघ भावी समाज व्यवस्था के केंद्र होंगे। समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए उत्पादन के साधनों एवं उद्योगों पर कामगारों और उनके संगठनों का नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, जिसके लिए आम हड़ताल पर श्रमिक समाजवादियों ने अधिक जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की है? उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की है? हरोल्ड लास्की ने, लासवेल ने, चार्ल्स बेल ने, डेविड ईस्टन ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डेविड ईस्टन ने। ठीक है, तो डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन का सूत्रपात किया। इसमें डेविड ईस्टन ने मूल्य एवं तथ्य दोनों को स्थान दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निर्वाचन की सूची पद्धति से प्रमुखतः किसको लाभ होता है? धनी निर्दलीय प्रत्याशियों को, निर्धन युवा प्रत्याशियों को, समूहों एवं दलों को, श्रमिक संघ के निर्दलीय प्रत्याशियों को। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, समूहों और दलों को। निर्वाचन की सूची प्रणाली में प्रमुखतः समूह एवं दलों को सर्वाधिक लाभ होता है। इस प्रणाली के अंतर्गत उम्मीदवारों को उनके दलों के अनुसार अलग अलग सूचियों में बांट दिया जाता है। इस प्रणाली में चुनाव समूह एवं दलों के आधार पर होता है। इस प्रणाली में चुनाव जो है समूह एवं दलों के आधार पर होता है, न कि व्यक्ति के आधार पर। इसी कारण दलों एवं समूहों को सर्वाधिक लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, थॉमस हेयर का नाम किस निर्वाचन पद्धति से है? थॉमस हेयर आनुपातिक पद्धति से, दूसरा है एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र सामान्य बहुमत पद्धति से, एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र विशिष्ट बहुमत पद्धति से, या फिर दलहीन सूची पद्धति से। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आनुपातिक पद्धति से। ठीक है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रतिपादन कब हुआ था? 18वीं सदी में एक अंग्रेज विचारक थॉमस हेयर द्वारा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रतिनिधि का चुनाव में किया था। अतः इस प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कहा जाता है।
उनके अनुसार इस पद्धति में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए और निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता को उम्मीदवारों की संख्या के बराबर मत देने का अधिकार होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक सरकार, इससे ये क्वेश्चन लिया गया है, इसके बारे में आपको पता होगा। अमेरिकी सीनेट विधायिका का, अमेरिकी सीनेट जो है विधायिका का ऊपरी और प्रबल सदन है, ऊपरी और निर्बल सदन है, निचला और प्रबल सदन है, निचला और शक्तिहीन सदन है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऊपरी और प्रबल सदन है। अगर इंडिया की बात करें तो उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं, और निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है फ्रांसीसी व्यवस्था। फ्रांसीसी व्यवस्था कैसी है? शुद्ध अध्यक्षात्मक तथा प्रत्यक्ष जनतंत्रात्मक है, शुद्ध अध्यक्षात्मक और प्रभावी संघात्मक है, शुद्ध अध्यक्षात्मक नहीं है और शुद्ध संसदीय भी नहीं है। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1958 के संविधान ने 5वें गणराज्य की स्थापना की थी फ्रांस के, जिसमें न तो राष्ट्रपति सरकार का प्रावधान है और न ही संसदीय सरकार का, बल्कि उसमें दोनों तत्वों को मिला दिया गया है। और इस उपरोक्त में कौन सा सही होगा? सी वाला ही सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाजवाद को समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ? ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन 1942, रामपुर अधिवेशन 1965, हरिपुरा अधिवेशन 1960, अवाडी अधिवेशन 1955। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये कांग्रेस का 60वां अधिवेशन था, तमिलनाडु के अवाडी में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में। कब हुआ था? 1955 में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता भरत कुमार ने की। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित किया। अगर इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, के.एन. काटजू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा इत्यादि थे। क्वेश्चन नंबर 41 है 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। मौलाना आज़ाद, टैगोर, नेहरू या फिर स्वयं महात्मा गांधी? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1936 में गांधी जी ने ही कहा था गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैं अपने बात कोई धर्म नहीं छोड़ना चाहता हूँ, कोई वाद नहीं छोड़ना चाहता हूँ, तो इसको आप वाद न समझे। भारतीय संविधान से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो इसमें पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। तो जितनी भी रिट हैं उन सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या फिर अधिकार पृच्छत? इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परमादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 है संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः अनुच्छेदों में है। समानता के अधिकार किस अनुच्छेद में है? 14 से 18, 14 से 20, 18 से 22 या फिर 22 से 26? तो ये तो आपको याद ही होगा, 14 से 18 में है। 14 से 18 में है। अगर आप मूल अधिकार की बात करें तो भाग 3, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार की बात की गई है, प्रावधान है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? ये 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 29 और 30 है। और जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार जो हैं आप लोग विद आर्टिकल याद कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः किस प्रकार हुआ? ये आपको बताना है। संवैधानिक संशोधन और उच्च शिक्षा आयोग द्वारा, संवैधानिक संशोधन और 42वीं अनुसूची द्वारा, संविधान और अधिनियम द्वारा, संविधान और प्रदत्त विधायन द्वारा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, संविधान और अधिनियम विधि द्वारा।
अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। इस तरह यह संवैधानिक संस्था है। जबकि ये संवैधानिक संस्था हो गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 के तहत किया गया। इस तरह से संविधान लागू होने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत इसका गठन किया गया है, तो विधि के तहत किया गया है। तो आपका ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है? बहुल असंक्रमणीय मत, एकल असंक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय, बहुल असंक्रमणीय मत। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये आर्टिकल 55 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध इनमें से किसमें है? देखिए फिर से एक रिट आ गई। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बंदी सदस्यों की मुक्ति का आदेश देने से, न्यायिक अवमानना का आरोप में बंदी बनाने से, जेल व्यवस्था में सुधार से, मौलिक अधिकारों से। तो ऑप्शन डी सही होगा, मौलिक अधिकारों से, मीन्स फंडामेंटल राइट से संबंधित है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में संथानम और ओहरा समितियों ने क्रमशः किन किन विचारों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है? देखिए मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करके चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है। तो आप इसको देखने का उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं वो तो हमको पढ़ना ही है, और उसका डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। इससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें क्वेश्चन चेंज होता है, तो उसके डिस्क्रिप्शन से भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, और हमारा उद्देश्य है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन पर, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर, आतंकवाद और दल बदल पर, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 1962 में गृह मंत्री द्वारा भ्रष्टाचार की समस्या का अध्ययन करने एवं उसके निवारण के लिए के संथानम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में 5 सदस्य संसद सदस्य एवं 2 गृह मंत्रालय के अधिकारी होते थे। यह समिति केवल लोक सेवकों के आचरण से संबंधित नियमों में सुधार के सुझाव दे सकती है, मंत्रियों के नहीं। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने किस संगठन का स्थान ले लिया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों आप रीड करिए और इसका आंसर दीजिए। तो चलिए आंसर बता देते हैं। ऑप्शन डी सही है, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार आयोग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को कहा जाता है अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, एडवोकेट जनरल। राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता कहा जाता है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत किया गया है। जबकि महाधिवक्ता राज्यपाल के पश्चात पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवस्थित करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार उल्लिखित हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, इनका तो आप लोग बिल्कुल याद ही कर लीजिए, एक एक इनके अनुच्छेद और एक एक स्टेटमेंट। चलिए इसमें देखिए कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, अभिव्यक्ति के आधार, अल्पसंख्यकों के अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका हम लोगों ने इसके पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो सर्वोच्च संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार उनको है, 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 256,
अनुच्छेद 456 या फिर अनुच्छेद 328। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 356। ठीक है, और इन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य के विधायी अधिकार को संसद को सौंप सकता है, यानी कि वहाँ पे आपातकाल लगेगा और उसकी जो विधायी अधिकार है वो संसद को मिल जाएगी। इसके अंतर्गत जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर समस्त विधियाँ शक्तियाँ संसद को दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है। आपको बताना है कि किस प्रकार नियुक्ति होती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। ऑप्शन है, राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित वित्तीय कोलेजियम द्वारा, संसद की लोक लेखा समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा, या संविधान नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो सी वाला सही होगा, संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा। और इसको अगर इसके पद से हटाने की बात होगी तो केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित किया गया। संविधान संशोधन 40, 42, 44 या फिर 46। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कहाँ रख दिया गया, 300A के अंतर्गत, और अब यह क्या है, कानूनी अधिकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कौन सा कार्यकाल है। तो ये 2013 का पेपर है और उस समय जो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल था वो दूसरा चल रहा था, बराक ओबामा उस समय राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 55 है, संघीय व्यवस्था में प्रायः निम्न की आवश्यकता होती है, लिखित संविधान और शक्ति विभाजन की, लिखित संविधान और संसदीय संप्रभुता की, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, लिखित संविधान और शक्ति विभाजन। ठीक है, जब भी जो है आपकी संघीय व्यवस्था होगी तो उसमें क्या होगा, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहाँ लिखित संविधान की बात होगी और शक्तियों के विभाजन की डिटेल में बात होगी। क्वेश्चन नंबर 56 है, अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ है कि संघीय सरकार आपातकाल लागू कर सकती है, संघीय शक्तियाँ संसद में निहित हैं, संघीय शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं, संघीय सरकार को वे शक्तियाँ मिल सकती हैं जो संविधान में स्पष्टतः उल्लिखित नहीं हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, डी सही है। अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ है कि संघीय सरकार की वे शक्तियाँ, संघीय सरकार को वो शक्तियाँ भी मिल जाती हैं जो संविधान में स्पष्टतः उल्लिखित नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, गेरी मॉर्डरिंग कहते हैं, पॉलिटिकिंग कहते हैं, फिलिबस्टरिंग कहते हैं, या सीनेटीय शिष्टता कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, गेरी मॉर्डरिंग कहते हैं। गेरी मॉर्डरिंग प्रथा का प्रयोग अमेरिका में चुनाव क्षेत्रों के निर्धारण में किया जाता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ प्राप्त करना होता है। सर्वप्रथम उसका प्रयोग जो है पूर्व अमेरिकी गवर्नर जेरी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 है, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ प्रमुखतः कार्यकारी हैं, प्रमुखतः विधायी हैं, कार्यकारी और विधायी भागों में सामान्यतः विभक्त हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, प्रमुखतः कार्यकारी हैं। ठीक है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होने के कारण कार्यपालिका और विधायिका दोनों संरचनात्मक रूप से पृथक हैं। कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, कन्वेंशन, काकस और प्राइमरी का संबंध निम्नलिखित में से प्रमुखतः किससे है, अमेरिकी सीनेट की शक्तियों से, अमेरिकी प्रतिनिधि सदन की शक्तियों से, अमेरिकी राष्ट्रपति और संसद के बीच संबंधों से, अमेरिकी दलों और चुनावों से। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा,
डी सही हो जाएगा। कन्वेंशन, कॉकस और प्राइमरी का संबंध अमेरिकी दलों एवं चुनाव से संबंधित शब्दावली है। अमेरिकी राजनीतिक दलों की विशेषताओं में प्रमुख है द्विदलीय पद्धति, दलों का संविधानेतर विकास, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, दलों का शिथिल संगठन इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, वोट देने का अधिकार एक सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, विधिक अधिकार है या व्यक्तिगत अधिकार है। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बताना है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है, राजनीतिक अधिकार है। वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार। अधिकारों को हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार एवं कानूनी अधिकार। तो वोट देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार इत्यादि अधिकार राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया? निर्मित और पारंपरिक रचना के आधार पर, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर, धार्मिक प्रभाव के आधार पर, आर्थिक प्रभुत्व के आधार पर। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अरस्तु ने 158 नगर राज्यों के जो इतिवृत्त तैयार कराएं, इनका केस स्टडी किया, ठीक है, और इसके आधार पर शासन प्रणालियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। वर्गीकरण में इसने दो मुख्य आधार रखा। आधार कौन सा था? शासकों की संख्या का आधार, अर्थात एक व्यक्ति का शासन या कुछ व्यक्तियों का शासन या फिर अनेक व्यक्तियों का शासन, और दूसरा जो इसका आधार था वो शासन के स्वरूप के आधार पर, अर्थात सामान्य कोटि का शासन या भ्रष्ट कोटि का शासन। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ग 60 गुण्य का भाग नहीं है? ऑप्शन है संधि विग्रह, यान आसन, दैर्ध्य भाव संधि, षड्यंत्र, पंचशील। 60 गुण्य का भाग इसमें से कौन सा नहीं है? बाकी 3 भाग होंगे, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, षड्यंत्र, पंचशील। कौटिल्य ने विदेश संबंधों के संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियों का विवरण दिया। इसे 60 गुण्य का सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय एवं दैर्ध्य भाव है, ठीक है। तो चौथा जो विकल्प है षड्यंत्र, पंचशील, ये 60 गुण्य का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 है, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया? विधिक, राजनीतिक, सामाजिक या फिर नैतिक। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नैतिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, मार्सिलियो, पादुआ तथा रूसो ने किस प्रकार के संप्रभुता का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है लोकप्रिय, धार्मिक, अभिजनोन्मुख या फिर संसदीय। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोकप्रिय, ठीक है। मार्सिलियो ने सबसे पहले गणतंत्रवाद का नारा बुलंद किया एवं चर्च की तुलना में राज्य का वर्चस्व स्थापित करके आधुनिक राज्य की संकल्पना को बढ़ावा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन लोकप्रिय सही होगा, जो आज का भी सिद्धांत है, ठीक है। रूसो भी लोकप्रिय प्रभुसत्ता का प्रबल समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 65 है, राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इस उद्धरण के लेखक कौन है? प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, अज्ञात यूनानी विचारक हैं या फिर सोफिस्ट हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अरस्तु हैं। अरस्तु की जो प्रसिद्ध रचना है पॉलिटिक्स, ठीक है, राजनीति शास्त्र के प्रथम भाग में राज्य के स्वरूप, उत्पत्ति और उद्देश्य पर विचार किया गया है। और अरस्तु कहता है कि पुरुष, स्त्री और दास के संयोग से घर परिवार बनता है। इसी घर परिवार के फैलाव से ग्रामों का विकास होता है और अनेक ग्रामों के संयोग से नगर या राज्य का निर्माण होता है। राज्य का निर्माण हो जाने पर सज्जीवन का आधार तैयार हो जाता है। अरस्तु ने राज्य को साध्य माना क्योंकि यह उन्हें अपूर्ण जीवन से पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। तो आज हम लोगों ने 65 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। कुल 125 क्वेश्चन आते हैं यूपी पीजीटी की परीक्षा में। बाकी के जो 60 क्वेश्चन हैं उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या सुधार हो सकता है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग एक बार इसे लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।